ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर साहब, डॉक्टर कामरान बुखारी साहब आज मेरे साथ हैं और बड़ी कुछ बातें इनसे करनी है। रूस के ऊपर एक और बिल आ रहा है, पाकिस्तान यूएन में पाकिस्तान को उसके में मसला होगा क्योंकि पाकिस्तान पे प्रेशर है कि वो इस दफ़ा एब्सटेन शायद ना करे। लेकिन डॉक्टर साहब से ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब इंडिया अगर नहीं करेगा तो पाकिस्तान पे प्रेशर कैसे डालेंगे। और भी बहुत सी बातें हैं, तो चलिए चलते हैं। इससे बेहतर कि मैं तहमीदें बांधूं, मैं डॉक्टर साहब के सामने सवाल रखता हूं ताकि आप लोग उनकी जो व्यूज हैं, उनका जो द वे ही सीज इट, हम लोग सब मुस्तफीज हों। सो डॉक्टर साहब यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ये रशिया का जो एक यूएन में अब एक और नया बिल आ रहा है, तो ये जो सडन जो गर्मजोशी आई है अमेरिका और पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान को इस तरह की कोई डील दी जा रही है कि आप रशिया के अगेंस्ट बिल दें तो फिर हमें वोट करें, तब फिर वी आर गुड, एवरीथिंग इज गुड? नहीं, मैं नहीं समझता कि जो है उनको हमारी मदद की ज़रूरत है। अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है रशिया को काउंटर करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ देने के लिए नहीं है। इश्यू ये है कि अगर आपने रशिया को आइसोलेट करना है, तो आपको इंडिया को ऑन बोर्ड करना है। क्योंकि इंडिया जो है पाकिस्तान को क्या कर रहा है, मतलब ज़मानी जमा खर्च। इमरान खान साहब गए और बड़े वो मतलब एक्साइटेड थे, खुद भी कहा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ आज के दिन, जिस दिन उन्होंने जो है वो हमला अनाउंस करना था। तो बस यही है ना, हम तो यही कर सकते हैं। लेकिन भारत जो है वो भारी पैमाने पे तजारत कर रहा है। चाहे वो खाम तेल की तजारत है, चाहे वो असलहे की तजारत है, दीगर और अशिया की जो है ना तजारत है, तो गहरे रवाबित हैं, गहरे रिलेशनशिप हैं। तो अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से अ, देखें, अमेरिका का मकसद क्या है? अमेरिका का मकसद है यूक्रेन की जंग ख़त्म करना और रूस को बेसिकली जो हार रहा है उसमें से जो यूक्रेन का बेशतर हिस्सा जो है वो आज़ाद करवाना है। तो ये अब दबाव के थ्रू होगा। एक दबाव जो है वो काइनेटिक है, जो बैटल स्पेस में है, और वो नॉर्म बन चुका है। वो मतलब आज एक ब्रिज बड़ा क्रिटिकल किस्म का उड़ा दिया उन्होंने, या जी। पार्शली उड़ा दिया यूक्रेनियन फोर्सेस ने, जो क्राइमिया के साथ लगता है। तो ये तो चल रहा है ना, ये तो नॉर्म अब इंक्रीजिंग नॉर्म है ये कई महीनों से, लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा। उसका फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड नहीं है, और बहुत सारे मुल्क जो हैं वो उस तरीके से तजारत यानी इसमें सिर्फ भारत नहीं है। ये एशियाई सॉरी, ये आपके खलीजी ममालिक, अरब ममालिक जो हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी हैं इसमें शामिल। तो ये एक कैंपेन है। पाकिस्तान का जो है वो शायद एक आध को वोट हो, लेकिन एज सच आइसोलेट जो है नहीं होगा। देखें, 19 और 17 का शायद कोई था जो पिछला रेजोल्यूशन के ऊपर जो वोटिंग हुई थी अभी, नहीं सॉरी, मैं वो मिक्स कर रहा हूँ उससे, चाइना के ऊपर जो कॉन्डमनेशन आई है उइगर्स जी। के ऊपर। माफी चाहता हूँ। तो ये वोट लेने, मतलब वोट, एक तरफ वोट लेने की बात है कि भाई अगर किसी रेजोल्यूशन में पास होना है तो वो उसमें आपको वोटों की ज़रूरत होती है। तो वोट में तो शायद एक पाकिस्तान का वोट हो, लेकिन अगर चीन एब्सटेन कर जाता है, या जो है मतलब रूस जो है वो चूँकि सिक्योरिटी काउंसिल में है, वो कह देता है कि जी मैं इसको वीटो कर रहा हूँ, ठीक है? तो फिर क्या होगा? तो ये बस ऐसी अलामती चीज़ें, इनका कोई ज़्यादा कोई फ़वाइद नहीं है। ये एक डाटा पॉइंट है। असल इश्यू ये है कि किस तरीके से आइसोलेट किया जाए रूस को, और वो अगर आइसोलेट करना है तो कौन से ममालिक हैं जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा जो है गहरे रवाबित रखे हुए हैं। गो के जो है, मैं भारत के बारे में कि ये भी साथ में कहता चलूँ कि अभी एससीओ की मीटिंग जो उज़्बेकिस्तान में हुई थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जो चाइनीज लेड मिलिट्री सॉरी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो उसमें तो प्रेसिडेंट जी जो जिनपिंग हैं, उनके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जाके उनको जो है वो ही सलाह मशवरा दिया कि भाई अब आप ये जंग जो है खत्म करें, क्योंकि ये सबका नुकसान इसमें हो रहा है। आपका तो हो ही रहा है, आप तो डूब ही रहे हैं, हमें भी डुबोएंगे। लेकिन ये है कि आई थिंक वो चीज़ ज़्यादा अहम है, यानी बैन अल-अक़वामी तौर पे रूस का आइसोलेट होना ज़्यादा अहम है। ये पाकिस्तान तो इसमें मतलब वो इट्स नॉट अ मेजर एक्टर इन द इस कॉन्टेक्स्ट में मेजर एक्टर नहीं है।
लेकिन डॉक्टर साहब ये भी तो देखिए आपके इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं यूएसएसआर के ना रशिया के, और उसके बाद आपने जैसे राइटली सो जिक्र भी किया कि उनकी जो तिजारत का एक इतना बड़ा लिंक है उनके साथ, तो अगर आप इंडिया हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप रशिया के अगेंस्ट वोट करें, तो आपका तो सबसे पहला सवाल ही ये होगा कि साहब हमारी इकोनॉमी और ये वो इसको कॉम्पनसेट कौन करेगा, और हमारे इतने पुराने रिलेशन हैं, तो आप तो हम कैसे वोट कर सकते हैं उसके अगेंस्ट? तो इसके ऊपर कैसे इंडिया को कन्विंस किया जा सकता है? देखिए, ज़ाहिर है कोई मतलब ये तो मैक्सिमलिस्ट पोज़ीशन होती है ना। पहली माँग जो होती है जब गुफ्तगू शुरू होती है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को कहता है कि भाई आप ये कीजिए, ठीक है? हमारे साथ हमारी मुआवनत करें, हमारे साथ ताउन करें इस चीज़ के ऊपर। तो फिर जिस मुल्क से कहा जाता है वो कहता है कि भाई व्हाट्स इन इट फॉर मी? और नॉट ओनली कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, मैं तो मतलब क्यों करूँ ये? मेरा तो इससे जो है नुकसान हो जाएगा क्योंकि मेरे रवाबित हैं। तो फिर गिव एंड टेक होती है, बार्गेनिंग होती है। आई थिंक कि जो इस वक़्त और यहाँ पे मैं समझता हूँ थोड़ा-सा पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं, वो अमेरिका पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर रहा है। तो मेरा इशारा जो है वो जो दोबारा से उभरते हुए और नए रिश्ते उस्तवार होने का जो सिलसिला है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, मेरा उस तरफ इशारा है। जी, जी। और जिसके बारे में बहुत तवील बात की गई कि $450 मिलियन का F-16 का पैकेज जो है, इस पे भारत ने भी शोर मचाया। तो तो वो भी इस चीज़ का हिस्सा है। लेकिन ज़ाहिर है भारत जो अमेरिका ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा कि भारत कहेगा जी कि अच्छा ठीक है बताइए डॉटेड लाइन कहाँ है? हम दस्तखत कर देते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना। जी। तो वो कुछ गिव एंड टेक करेंगे, फिर आपको पोस्टरिंग करनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान के साथ एक इस वजह से पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप नहीं बढ़ा रहे। पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बढ़ाने के उनके अपने वजूहात हैं जिस पे हम गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन एक अनइंटेंडेड या एडेड जो है ना फ़ायदा ये है पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बढ़ाने का कि यू गेन इंडियाज़ अटेंशन, क्योंकि फिर इंडिया को खलबली होती है। फिर वो पूछते हैं जी कि आप ये क्यों कर रहे हैं? देखें F-16 उनको देंगे तो ये कश्मीर में इस्तेमाल होंगे, हमारी सिक्योरिटी अपसेट होगी, तो ये क्यों आप कर रहे हैं? तो जब वो ये कहते हैं तो फिर जवाब में आता है कि भाई आप भी तो रूस के साथ जो है पींगे बढ़ा रहे हैं जब हमें ज़रूरत है, तो आइए बैठ के बात करते हैं। तो ये लेवरेज के लिए, पोस्चरिंग के लिए भी ये इस किस्म के जो सिग्नल्स हैं, वो बड़े कारआमद जो है ना साबित होते हैं, एटलीस्ट डिप्लोमेसी के प्रोसेस के हद तक, इफ हाँ, नॉट मोर। जी। तो बेसिकली जो आपका मतलब ये है कहने का कि जो गर्मजोशी है पाकिस्तान के साथ, इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन ये है कि उसको वो यूज कर सकते हैं इंडिया को प्रेशर करने के लिए। जी, प्रेशर तो शायद लफ्ज़ जो है वो ज़रा ज़्यादा भारी हो जाता है। मैं कहूँगा उनको बेसिकली पोक करने के लिए कि सही भाई बात। देखिए मतलब जो है आप जो है मतलब अगर आपको ये चीज़ नागवार गुज़र रही है, तो हमें भी तो कुछ चीज़ नागवार गुज़र रही है ना, तो आइए बैठ के बात करते हैं। हम आपको जो है यकीन दिलाएँगे कि जो हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाएँगे, तो उसमें आपका नुकसान नहीं होगा। और आप हमें यकीन दिलाइए कि आप हमारे साथ क्या मिल के कर सकते हैं। हम ज़ाहिर है आप तमाम तर ताल्लुकात जो रूस के साथ आपके हैं बड़े ज़माने के और बड़े-बड़े पैमाने के, उसको तो हम नहीं उम्मीद करते कि आप जो है ख़त्म कर देंगे, लेकिन आप कर क्या सकते हैं हमारे लिए? तो आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर साहब आप बताएं कि आपकी एनालिसिस क्या कहती है, इंडिया क्या वाकई रशिया के अगेंस्ट वोट देगा या एब्सटेन करेगा? ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है कि क्योंकि ये डिप्लोमेसी जो है में क्या बार्गेनिंग हो रही है, वो बड़ा एक ओपेक प्रोसेस होता है कि आखिर में जो है। और फिर मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि ये जो वोटिंग है इस हद तक मैं महदूद नहीं करना चाहूँगा। हो सकता है कि ये जो वोट है, इसमें जो है वो ब्रेक थ्रू ना हो, ठीक है? तो हो सकता है उसके बाद हो, क्योंकि लेन-देन का जो मामला होता है, सौदेबाज़ी जो होती है, वो तो चलती रहती है ना। तो ये तो ऐसा ही है कि आपने गाड़ी खरीदने गए, तो बेचने वाले ने कहा कि ये इतनी रकम चाहिए मुझे, तो आपने कहा नहीं-नहीं इतनी ले लो, तो वो कहता है नहीं लेंगे, तो आप कहते हैं अच्छा हम चल पड़ते हैं, फिर चल पड़ते हैं, फिर बाद में वो आपके पीछे आता है, ठीक है? ब सही। बैक एंड फ़ोर्थ होती है। तो अगर इसी चीज़ को, इस लॉजिक को अगर हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अप्लाई करें,
तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में तो ये है कि ये तो इसको खिंच जाता है, ये जो सिलसिला है, ये जो प्रोसेस है, ये तवील हो जाता है और इसके ऊपर कई महीने भी लग सकते हैं। तो आई सही। डोंट वांट टू जस्ट टाई इट डाउन टू दिस वोट, लेकिन देखें एंड पे अमेरिका जो है वो एक अलाइनमेंट क्रिएट कर रहा है रूस के खिलाफ दबाव के तौर पे। उसमें भारत कितना हिस्सा डाल सकता है, सवाल ये है। और अमेरिका जो है जितना भारत डाल सकेगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा कि भाई आप हमें, नहीं नहीं ये बहुत कम है, थोड़ा और दीजिए, जो है ना, आप ये भी यहाँ पे भी हमारी मुआवनत कर सकते हैं, अगर आप असला ना लें, अगर आप उनसे खाम तेल जो है ना में कहें कि अच्छा हम नहीं ले रहे, कोई इशारा कर दें उनको। तो ये जो डिटेल्स हैं ये तो वर्कआउट करने में टाइम लगेगा। तो आई थिंक के इन द एंड ये एक इंटरनेशनल कंसेंसस भी हो रहा है। और ये चीज़ जो मोदी साहब ने जाके जो एससीओ में बयान दिया था मुलाकात के बाद, पुतिन की मुलाकात के बाद, और जो जी ने भी दिया था, उससे तो साफ लग रहा है कि इनको ऑलरेडी वो प्रोसेस शुरू हो चुका है कि भाई वो हम पे बहुत दबाव है, आपकी जंग तो आपकी जंग है, लेकिन वो हमारे लिए भी नुकसानदेह है। तो बराए करम बताइए, अगर हमसे कुछ हो सकता है, अगर हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं ये जंग बंदी में, तो बताइए। हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, हम बात कर सकते हैं, चीन के तो नहीं है, लेकिन हम तो कर सकते हैं। तो ये दिस इज मल्टी लेयर्ड और मल्टी डायरेक्शनल, तो इसमें जरा वक्त लगेगा। तो चलिए जरा पाकिस्तान की तरफ आते हैं। तो देखिए पाकिस्तान का जो रिलेशन था यूक्रेन के साथ, उसके अंदर वो उनसे गंदम लेते थे, और ये जो खालिद टैंक्स हैं इनके इंजन्स भी वही वहीं वहीं पे बनते थे, मेरे पार्ट पार्ट ऑफ दैट, और फुल आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो इस पाकिस्तान की जो ये पॉलिसी है एक तरह से अपने आप को दूर रखने की, इससे क्या यूक्रेन के साथ पाकिस्तान के रिलेशन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इन द फ्यूचर, वंस वॉर इज ओवर एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल? नहीं, जो मुझे तो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि हम हमारी जानिब से ऑर्डिनेंस भेजा गया है, मतलब जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की तरफ से एम्यूनिशन कम अज़ कम भेजा गया है। तो क्या वो उनकी डिटेल्स हैं ये तो मुझे नहीं पता चल सका, लेकिन ये खबरें तो आई थी कि हमने भेजा है। तो आई थिंक मजमूई तौर पे देखें, यूक्रेन भी एक मजबूर मुल्क है और पाकिस्तान भी एक मजबूर मुल्क है अपने अपने लिहाज से। यूक्रेन पे हमला हुआ है, पाकिस्तान का ने जो है वो अपने लिए मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लिए हैं, सियासी तौर पे, मुआशरती तौर पे, मईशत के लिहाज से, इंटरनेशनल जो है रिलेशंस के लिहाज से। तो आई थिंक वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं। तो यूक्रेन मतलब इज लाइक ओके, आप जो दे सकते हैं हम ले लेंगे। और पाकिस्तान का भी ये है, आई डोंट थिंक वो पाकिस्तान के बारे में इस तरह के से सोच भी रहे हैं। उनकी जो मुआवनत आ रही है, जो चंक है, वो तो वेस्ट से आ रही है। कैसे आ रही है नेटो तो से? अगेन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान डज नॉट फैक्टर इन टू द इक्वेशन, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मतलब जो रिलेशनशिप थे वो एक हद तक के थे। हाँ, अब ये है कि पाकिस्तान को गंदम अगर जो है नहीं फराहम हो रही तो वो पाकिस्तान के लिए इशू है, यूक्रेन के लिए इशू नहीं है। यूक्रेन तो कह सकता है भाई हम क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ जंग हो रही है। हमारे यहाँ जंग हो रही है। तुर्की ने बीच में शामिल होके तो एक ग्रेन डील डाली थी, लेकिन देखें वो मतलब सप्लाई चेन जो है वो उस पे उसका असर पड़ते पड़ते टाइम लगेगा, और वो भी एक महदूद किस्म की डील है। और जूं जूं रूस जो है वो जंग हार रहा है, तू तू जो है वो मतलब उसके जो वो जो डील है, उसकी कमिटमेंट है वो कमजोर पड़ रही है, क्योंकि उसको भी कुछ करना है ना। सही जो बात। असल चीज है, असल जो चीज है इस वक्त जो दुनिया में, जो इस वक्त सबसे मैं समझता हूँ कि अहम तरीन जो जियोपॉलिटिकल इवेंट कह लें या डेवलपमेंट कह लें या इमर्जिंग जो ट्रेंड है, वो ये है कि बैटलफील्ड में यूक्रेन में तो रूस हार रहा है। इस ये तो अब नई बात नहीं है, पुरानी हो चुकी है। अब इसके सियासी मुज़मरात क्या होंगे, क्या अफेक्ट होगा क्रेमलिन के अंदर? क्योंकि देखें, ऐसा तो नहीं है कि पुतिन साहब और उनके जो साथी हैं वो ये जंग हार रहे हैं तो उसको मतलब इस ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए कुछ कोशिशें नहीं कर रहे। कर रहे जरूर होंगे, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे होंगे, लेकिन हालात नहीं तब्दील कर पा रहे वो। तो ये अब एक सियासी क्राइसिस क्रिएट कर रहा है मॉस्को के अंदर। और आपने आपने देखा कि कल की खबर है या जो है ना 24 घंटे पहले की खबर है कि कमांडर तब्दील कर दिया गया है जी। यूक्रेन का। इसी तरीके से बाज़गश्त हो रही है कि भई वो मतलब अंदरूनी जो है चपकलिश
और झगड़े फसाद हो रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और इसको जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है इसको जंग बंद करो, लेकिन जो जाहिर है जंग जब छिड़ जाए तो उसको बंद करना जरा मुश्किल होता है। सही क्योंकि बात है, सही क्योंकि बात। क्योंकि बंद कैसे करेंगे आप? बंद करने का एक तरीका है कि आप कह दें कि जी हम अपनी सारी फौजें जो हैं वो कांटेक्ट लाइन के पास की इस तरफ बुला रहे हैं वापस, और हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो आपने तो पहले ही हथियार डाल दिए, तो आपने बेसिकली डिफीट एक्सेप्ट कर ली है। कोई सॉवरेन पावर, बिलखसूस अगर वो ग्रेट पावर है रूस की तरह, वो ऐसा तो नहीं होने देगा ना। तो अगर मुज़ाकरात भी होने हैं, तो जो है पहले तो पुतिन साहब को अपना पॉलिटिकल मिलिट्री जो डिसीजन मेकिंग का जो मैकेनिज्म है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। फिर साथ-साथ ये है कि उनको ये भी मैसेज करना है मगरिब को कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा नुकसान हो रहा है, मैं आपका भी नुकसान कर सकता हूँ, और जब वो ये डेमोंस्ट्रेट करेंगे, तब वो शायद मेज़ पे बैठने के लिए तैयार हों, संजीदगी से। वैसे तो बैक चैनल में तो चलती रहती है गुफ्तगू, तो लेकिन ये जो संजीदगी से जो जंगबंदी के मुज़ाकरात हैं, वो तब शुरू होंगे। देखिए सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है यहाँ के ऊपर कि देखिए रशिया की जो रीजन थी, अमंग द वन रीजंस ये थी कि उनका जो एक तरह का जो रशियन लीडरशिप का हमेशा से पैरानोया था कि देखिए पहले जो था वो ईस्ट जर्मनी से जो कि एक नेक आती थी, वहां तक इन लोगों की हुकूमत थी जब आपका वॉर्सो पैक्ट होता था। और तो एक तरह उनका जो बॉर्डर था वो वेस्ट से हमेशा से उसमें बफर जोन होती थी। अभी भी देखिए यूक्रेन की वजह से जो बॉर्डर है मूव हो गया है कारपेथियन माउंटेन तक। सपोज ये जंग रशिया कहता है अच्छा भाई ठीक है बात कर लेते हैं, वी पुल आउट, और कल को नेटो जो है वो कहता है कि भाई आई मीन यूक्रेन कहता है कि वी आर पार्ट ऑफ नेटो, ये तो बिल्कुल 150 मील दूर वॉल्गोग्रैड के आ जाएंगे, जो कि उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है रशिया का, जिसको रशिया नहीं चाहता कि और उसके बीच में पूरा फ्लैट लैंड है, उसे डिफेंड करना कोई इट इज नॉट दैट सिंपल। तो ये जो सिनेरियो बन गया है, इसमें क्या आप वाकई समझते हैं कि रशिया के पास कोई भी अब ये चांस है कि वो पुल बैक करे और कहे कि भाई लेट्स गो बैक टू नॉर्मल? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। पहली बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। एक पहलू तो ये है कि अ, जो रशिया के पास लेवरेज है, क्योंकि जंग करके उन्होंने देख लिया, उन्होंने जो है वो मतलब ये अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक तरफ जो है ये शायद इस जुम्मे की नहीं, उससे पिछले जुम्मे की बात है कि वो तकरीर की कि भाई हम फलाँ-फलाँ इलाके जो हमारे पास हैं, अब हम उनको फ़ॉर्मली रूस का हिस्सा बना रहे हैं बैठ के, एनेक्स कर रहे हैं उनको। उनके लीडर भी तयन कर दिए गए, उनको टीवी पे भी ले आया गया। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि उनमें से बहुत सारे इलाके यूक्रेनियन फोर्सेस वापस ले चुके हैं। जी, जी, दैट्स ट्रू। तो ये तो एक मतलब मज़ाक हो गया। तो फ़ौजी एतबार से रूस जो है वो लेवरेज खो बैठा है। लेकिन एक दूसरी जानिब भी कोई इतनी ख़ास लेवरेज नहीं है। ये कोई ऐसी जंग नहीं है जो कि अमेरिका चाहता है। क्योंकि अमेरिका के पास मसाइल और बहुत हैं, ग्लोबल इकोनॉमी के इश्यूज़ हैं। देखिए, अमेरिका इस वक़्त रूस के साथ जंग करने के लिए वो कोशा नहीं था। सारा का सारा फ़ोकस जो था वो यही था कि भाई 20 साल की जो वो जिहादी जंगें जो हैं, उसके बाद अब हमें इंडो पैसिफिक और चाइना को डील करना है। तो ये तो बीच में अचानक हुआ ना। तो जी, अब ये चीज़ है, अमेरिका भी इस ये ऐसा नहीं है कि अगर रूस के हालात बहुत ज़्यादा जो है वो नाज़ुक हैं, तो अमेरिका के हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, ठीक है? तो ये कहीं पे दरमियान में मुआहिदा होना है। और फिर ये भी है जो जो जिन गुफ्तगू में मैं भी शामिल हूँ यहाँ पे, वो ये है कि ये रूस का क्या ट्रेंड लाइन है? क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें ये रूस जंग ये हार जाता है और कोई मुआहिदा भी हो जाता है कि अच्छा यार जो है ये जो इलाके आपके पास, जो इलाके हमारे पास, जैसे वो हमारे पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर का मामला चल रहा है। तो मतलब इस तरह का अगर हो भी जाता है, तो जो बात आपने कही कि कल को अगर नेटो मतलब कोई गारंटी नहीं है ना कि सही बात। यूक्रेन जो है वो नेटो को नहीं जॉइन करेगा, कल को क्या होगा? और चाहे आप जो है पूरी तरीके से जंग ना भी हारें, किसी तरीके से फेस सेविंग कर भी लें, यूक्रेनियन हौसले तो बुलंद हो गए ना सही कि बात। उन्होंने इतनी बड़ी ताकत को का सामना किया।
तो रूस के श्रिंक होने का डर है, रूस के अंदर, रशियन फेडरेशन के अंदर जो है उस रियासत का अपने इलाकों के ऊपर रिट के कमजोर होने का डर है। ये भी अमेरिका के फायदे में नहीं है, ये भी इलाकाई सलामती और जो है अपना स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है। इसके मनफी असरात सेंट्रल एशिया पे पहुंच सकते हैं। तो अगर रूस कमजोर उधर से हो रहा है, तो सेंट्रल एशिया के जो ममालिक जो अभी सिर्फ अफगानिस्तान के फॉल आउट को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रूस का फॉल आउट तो वहां पे बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देगा। ये अमेरिका को जो है गवारा नहीं है। फिर यह है कि एक अनस्टेबल रूस, वो बाल्टिक स्टेट्स के साथ उसका क्या पॉस्चर होगा, कॉकसस में उसका क्या सिचुएशन होगी, कैस्पियन सी की जो है जो डायनामिक्स हैं वो कैसे चलेंगी, ब्लैक सी बेसन के अंदर जो है क्या होगा, ये एक बहुत पेचीदा मसला है। तो आई थिंक कि इस वक्त रूस की जो अस्करी जो परफॉर्मेंस है उसको तो छुपाया नहीं जा सकता, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन सियासी तौर पे कोई डील ऐसी हो सकती है कि जहां जो है पुतिन साहब को भी कुछ मिल जाए और मगरिब को भी कुछ मिल जाए। लेकिन ये एक गोल है अमेरिका का, ये गोल रूस का है। लेकिन हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो बहुत डायनामिक है, हालात तब्दील होते हुए मतलब पता नहीं चलता। आज देखें ना, आज ये ब्रिज ब्लो अप कर दिया गया है जो कि एक आर्टरी है फॉर सप्लाईज टू क्राइमिया। तो अगर जो है इससे भी इस तरह के और हालात जो रूस के ऊपर दबाव डालते हैं, तो फिर रूस के जो है बैकलैश का, हैवियर बैकलैश का भी है ना खतरा है कि वो जी भारी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो बातें हो रही हैं टैक्टिकल न्यूक्स की, वो तो खैर एक जो है वो जरा थोड़ा हाइपरबली है, जी लेकिन रूस के पास और बहुत सारे ऐसे हथियार हैं कि जो मतलब इतने ही मोहलक हैं, मतलब एयरक्राफ्ट के उनके पास एयरक्राफ्ट है, मिसाइल्स हैं और दीगर उनके पास असला है जो वो यूज़ कर सकते हैं, जो उन्होंने अभी तक नहीं किया। तो ये जंग अभी जो है कहीं नहीं जा रही। ये जंग जो है और फिर मेरे सुनने में ये भी आया है कि रशियन स्ट्रैटेजी ये है कि हमें जो बर्फ़ों में जंग करनी आती है, मगरिब को नहीं आती, यूक्रेनियंस को नहीं आती। तो अगर बर्फ़ पड़ जाती है, तो शायद उस वक़्त जितनी हमारी जो ये रिवर्स जो इनकी जो चढ़ाई हुई है हमारे ऊपर और जो हमें सेटबैक्स हुए हैं, फिर हमें उनको उसको रिवर्स करने का मौका मिल सकता है। तो ये भी गुफ्तगू हो रही है। सही बात है। इसी इसी टॉपिक पर बस एक सवाल आपसे मैं और करना चाहूंगा, रादर दो सवाल, और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा साउथ में, वहां से एशिया के अंदर आएंगे। देखिए, एक तो ये हो रहा है कि जो सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वॉर के बाद क्या जो, अच्छा देखिए अफगानिस्तान में क्या हुआ कि अफगानिस्तान में जब रशियंस गए तो उसके बाद अमेरिकन इन्वॉल्व हुए और जो भी हुआ उसके ऊपर से पता नजर, फिर क्या हुआ कि वहां पर एक फोर्स डेवलप हो गई ये राइट विंग लोगों की, जो कि बड़ी वीक होती थी। उससे पहले थे वो लोग अफगानिस्तान में, लेकिन उनके पास कोई इतना पावर और ट्रेनिंग नहीं थी। यूक्रेन में अब इसी तरह से जो नियोनाजी फैक्शंस हैं जो कि उनकी आर्मी में भी हैं, अब वो लोग भी हेल्प कर रहे हैं रशिया के अगेंस्ट वॉर में। तो पहला तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि क्या ये लोग जो हैं उसी तरह से ट्रबल क्रिएट करेंगे यूरोप में जिस तरह से राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने किया? सवाल नंबर दो ये है, क्या आप इस जंग के बाद एक नया आयरन कर्टन देख रहे हैं? जी देखें, आई थिंक मुमासलत नहीं है उन दोनों सिचुएशंस में, यानी वो जो राइट विंग इस्लामिस्ट फोर्सेस थी जो कि अफगानिस्तान में जिनको तकवीयत मिली, क्योंकि वहाँ की जंग की नौइयत कुछ और थी। वहाँ की जंग में खुलकर कहा जा रहा था कि ये जिहाद है। जी अमेरिका भी कह रहा था कि ये जिहाद है, बल्कि उसको फ़रोग़ दे रहा था। सऊदी अरब भी लगा हुआ था, पाकिस्तान भी लगा, पूरी मुस्लिम दुनिया से फाइटर्स आए थे और वो बड़ा पैमाने पे वो एक और स्केल की जंग थी। और उस वक़्त आपका सामना सोवियत यूनियन के साथ था। यानी रूस की जो इस वक़्त जो हालत पतली है, वो वाली नहीं थी।
तो वो एक उसमें जो है वो डायनामिक्स और उसका स्केल डिफरेंट था। यहाँ पे स्केल ज़रा कम है, लेकिन नियो नाज़ीज़ जो हैं भी उनकी जो आइडियोलॉजी उसमें भी बड़ा फ़र्क है। और फिर ये है कि वो जो यूक्रेनियन नेशनलिस्ट्स हैं, उनके मुकाबले में वो इतने बड़े नहीं हैं। अच्छा। जो यूक्रेनियन नेशनलिज्म को जो तक़वियत पहुंची है, जो उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो बूस्ट मिला है, वो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा अहम है। हाँ, नियो नाज़ीज़ हैं, चेचन एलिमेंट्स भी हैं दोनों तरफ, जी। मतलब ज़ेलेंस्की के साथ भी लोग लड़ रहे हैं और कुछ चेचन्स जो हैं वो रूस की जानिब से भी लड़ रहे हैं, जो चेचनिया की हुकूमत के जो फोर्सेस हैं। फिर मर्सनरीज भी हैं, तो इस तरह के दीगर लोग हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि हम जो है नियो नाज़ीज़ को जो है उभरते हुए देखेंगे, क्योंकि एक तो ये है कि ये कंटेन्ड है, ये सेल्फ एक कंटेन्ड किस्म की है, क्योंकि इस जानिब मगरिब है, पोलैंड जो है वो नेटो का हिस्सा है, जी, ठीक है? दैट्स ट्रू। इसी तरह बाल्टिक स्टेट्स नेटो का हिस्सा हैं। ऑल थ्री थी। हाँ, और जो है वो जो इंटरमारियम है जो पोलैंड से लेके तो तुर्की तक जाता है, जो ईस्टर्न यूरोप का जो बेल्ट है, वहाँ पे ज़्यादातर जो ममालिक हैं, हंगरी को अगर आप बीच में से निकाल दें, क्योंकि वहाँ वो विक्टर ओरबान साहब की हुकूमत है जो कि मतलब एक तरह से राइट विंग है। तो अगर उनको निकाल दें, तो ये यहाँ पे ये एक वेस्टर्न ब्लॉक है और यहाँ पे अमेरिका ऐसा नहीं है कि छोड़ के चला जाएगा। अफ़गानिस्तान का प्रॉब्लम ये था कि इट वाज़ अ ब्रिज टू फार, क्योंकि वहाँ रूस घुसा था इसलिए अमेरिका को जाना पड़ा। वरना अगर रूस ना घुसता, तो अमेरिका के रेडार पे अफ़गानिस्तान नहीं था। अगर आपको याद हो कोल्ड वॉर के ज़माने में जी। वो जो कंटेनमेंट लाइन थी सोवियत यूनियन की, वो ग्रीस, टर्की से होती हुई अ, इराक और ईरान से होती हुई पाकिस्तान तक आती थी। और अफ़गानिस्तान को बस जो है वो किसी को ये नहीं था कि जी अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन जो है वो अपनी फोर्सेस भेज देगा। जी। तो आई थिंक वो डिफरेंट है। दूसरा ये है कि आयरन कर्टन नहीं होगा, और आई थिंक कि अब ये है कि जो बल्कि उसका रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। अब ये है कि जो सोवियत यूनियन का जो इम्प्लोजन हुआ था, तो हम समझते थे कि बस अब हो गया, अब जो है मज़ीद रूस कमज़ोर नहीं होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसका पार्ट 2 हमें नज़र आ रहा है अब। अब रशिया जो है क्योंकि देखें तमाम ममालिक सेंट्रल एशिया के और फिर बेलारूस जो कि रूस का एलाय है, जी। फिर उस तरह से जॉर्जिया, साउथ कॉकेसस में ऑलरेडी बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो चुका है और टर्की का इन्फ्लुएंस रूस के मुकाबले में ज़्यादा हो चुका है। तो आई थिंक कि ये तमाम मुल्क देख रहे हैं कि अब उस तरीके से रूस को से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप देखें सेंट्रल एशियन ममालिक जो हैं, एटलीस्ट उज़्बेकिस्तान और काज़ाख्स्तान, उन दोनों ने ये ऐलान किया है कि पाबंदी है कि कोई शख्स भी जिसके पास हमारी सिटीज़नशिप है, वो इस जंग में जाके तो एज़ वॉलंटियर नहीं जाएगा। ये चीज़ सोची भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि ये सारे के सारे ममालिक वो हैं जो फॉर्मल कॉलोनियल पोज़ेशंस हैं रशिया के। लेकिन वो अब अपने-अपने पैरों पे बड़े अरसे से खड़े हो रहे हैं, 30 साल हो चुके थे और अब उनको मज़ीद स्पेस मिलेगा। तो कहने का मकसद ये है कि आई थिंक वी आर लुकिंग एट अ रशियन फेडरेशन श्रिंकिंग फर्दर। आई सी दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो जरा सा बात है थोड़ी देर साउथ में, लास्ट 10 मिनट्स में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए अभी रिसेंटली जो विजिट हुआ है जनरल बाजवा का, इट वाज रादर अनयूजुअल विजिट। आई मीन क्योंकि अब वो जो है उनका बस महीना रह गया अगर हम अस्यूम कर लें, तो इसका क्या रीजन था आपको? मैंने सुने कुछ आपके कमेंट्स ने दौर पर ही एलिया के साथ आप बात कर रहे थे, तो वहां पर आपने कुछ बताया, तो लेकिन अगर आप थोड़ा जरा सा एलेबोरेट करें और जरा समझाएं हमें कि इसका क्या रीजन थी और उनकी मुलाकातें जो हुई हैं वो कहाँ कहाँ हुई हैं? वो क्या सिर्फ उनके मिलिट्री काउंटर पार्ट्स में वो गए हैं या पॉलिटिकल एरिना में भी उन्होंने जाकर कुछ नेगोशिएशंस किए हैं? नहीं, देखें वो अपना वेंडी शर्मन साहिबा जो हैं, उनके साथ मुलाकात हुई तो वो तो डीओडी की नहीं है। जी। तो मतलब ये ज़ाहिर है, मतलब बहैसियत एक चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो आपका जो इंटरफ़ेस है, जो
प्रोटोकॉल के लिहाज से। तो वो डीओडी होगा, वहाँ के जर्नैल होंगे, वहाँ के सिविलियंस होंगे, तो वहाँ पे उनके जो आला ओहदेदारान हैं, और फिर वो तस्वीर भी आई जिसमें जो है सेकडेफ जो लॉयड ऑस्टन हैं वो बैठे हुए हैं, और जनरल मिली बैठे हुए हैं जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, और ये भी पता चला था कि जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं वो भी थी वहाँ पे, वो खातून। और फिर जो है एक सेपरेट मीटिंग उनकी एवरल हेन्स के साथ भी हुई है, जो डायरेक्टर है नेशनल इंटेलिजेंस की। तो ये महदूद नहीं थी अस्करी लेवल पे। तो देखें, पहली तो ये मुलाकात जो है बहसी, देखें पाकिस्तान को अमेरिका बखूबी समझता है कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी हुकूमतें हैं, जो सिविलियन हुकूमतें हैं, वो तारीखी तौर पे कमज़ोर रही हैं। और फिर हाल ही में अभी एक ऑलमोस्ट 4 ईयर पीरियड ऐसा गुजरा है कि जिसमें एक ऐसी हुकूमत थी कि जो एंटी अमेरिकनिज्म को भरपूर तरीके से लेवरेज कर रही थी, और बिलखसूस बाइडेन इंतज़ामिया के जो है आने के बाद और अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद जो है, तो बहुत ज़्यादा अपना जो शोर शराबा हुआ पाकिस्तान की जानिब से, इमरान खान साहब की हुकूमत की जानिब से, और फिर वो फारिग हो गए। तो फ्रॉम एन अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू स्टेबिलिटी तो नहीं है ना, मतलब सर्टनिटी भी नहीं है कि भाई अगर हम किसी से बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो आए हैं तो उनको जो है, जाहिर उनकी आवभगत बहुत हुई है क्योंकि ही इज़ अ डिफरेंट पॉलिटिकल एक्टर देन इमरान खान, कंप्लीटली डिफरेंट। और उनकी वालदा के साथ जो है एक तारीखी तौर पे जो है रिलेशनशिप भी रहा है, जब वो थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की और अपनी पार्टी की सरबराह। तो वो तो एक है सिलसिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका समझ रहा है कि बस अब मामलात ठीक हो गए। तो क्योंकि ये हुकूमत तो आपको पता है ना कि मतलब नोबडी नोज़ कि इलेक्शंस जो हैं कब होंगे जी, पाकिस्तान। इस हुकूमत की मियाद ज़्यादा से ज़्यादा अगली गर्मियों तक है। सही बात। इलेक्शन उससे पहले भी हो सकते हैं, तो अमेरिका इस चीज़ से तो वो अपना अनअवेयर तो नहीं है ना। तो फिर आपको पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के साथ आपको डील करना है। पाकिस्तान में जो एक चीज़ जो परमानेंट है, सही है, गलत है, वो बहस अलहदा है। लेकिन फ्रॉम एन अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू सियासतदान आते जाते हैं, सियासी जमातें हैं, सियासी हुकूमतें आती जाती हैं, लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, जो पाक मिल है, पाकिस्तान आर्मी है, वो तो एक इंस्टीट्यूशन है जो कि कायम और दायम है। और वहाँ आज बाजवा साहब हैं। ये सिर्फ हमारे मीडिया के अंदर जो है बाजवा साहब की ज़ात के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। रियलिटी ये है कि आज बाजवा साहब अगर चले भी जाते हैं, और अगर वो नवंबर में चले जाते हैं, जिसके इम्कानात जो है बहुत हाई हैं, जी। बारिंग एनी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, कोई क्राइसिस हो जाए। आज फिर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है इसी तरह का, बाजवा साहब ने कहीं। हाँ, मेरी नज़रों से नहीं गुजरा, लेकिन वो जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका डजंट रियली केयर कि जनरल बाजवा की ज़ात के साथ जो है क्या उनका जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ, इट्स नॉट थ्रू द ज़ात ऑफ जनरल कमर जावेद बाजवा या कोई भी जनरल, इट इज़ थ्रू द ऑफिस ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। बिकॉज उसने तारीखी तौर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक इंस्टीट्यूशन को लीड किया है, और वो इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान का को मैनेज कर रहा है। अब वो जाहिर है अनडेमोक्रेटिक है, एंटी डेमोक्रेटिक है, वो सारी बातें अपनी जगह है। लेकिन रियलिटी अमेरिका के लिए ये है कि अमेरिका जो भी जहाँ कहीं कोई हुकूमत आएगी, तो अमेरिका को उसके साथ डील करना होगा। जो जहाँ का कोई जो है मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको लेके चलना होगा। अब क्या हम चाहते हैं बहैसियत अमेरिका के हम अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात रखें, जिनके साथ 20 साल हमने जंग की है? जी, नहीं। लेकिन टॉम वेस्ट जो हैं वो जाते हैं और मुलाकात करते हैं सही बात है। अपना, क्योंकि वो वहाँ की हकीकत है अब। नहीं, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो जो हकीकत है उसी से डील करना है ना। फिर आप यू डोंट हैव चॉइसेस। तो आई डोंट थिंक कि हमें जनरल बाजवा की ज़ात के ऊपर इतना फोकस करना चाहिए। ये फोकस करना चाहिए कि अमेरिका जो है वो पाक मिल के साथ क्यों
मतलब रखता है। हमारे यहाँ एक कंस्पिरेसी थियरी माइंड भी है कि जी हमने जो है, और फिर इसमें बहुत सारे ज़ी-शऊर लोग भी ये कहते हैं कि तारीखी तौर पे अमेरिका ने जो है वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस को सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, नहीं किया, और कोल्ड वॉर की लॉजिक थी जिसकी वजह से नहीं किया, वो कोई सही काम नहीं किया अमेरिका ने। लेकिन रियलिटी ये है कि व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू कैन हैव आर टू सेपरेट थिंग्स। दैट्स अमेरिका डजंट गेट टू डिसाइड कि कहाँ कौन हुकूमत करेगा। वहां के अंदरूनी तौर पे जो उभर के सामने लोग आएंगे, इमरान खान साहब के साथ डील किया ना ट्रंप इंतजामिया ने, क्या सही। वो इमरान खान साहब जो हैं वो मतलब उनके फेवरेट थे या नहीं थे, या जो है अगर उनको नापसंद भी अगर किया जाता था तो डील तो करना था ना, बिकॉज ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम। दैट्स whoever holds the office you deal with them based on their level of authority or power. हाँ, नहीं, और उस वक्त तो ये भी था ना कि उनको पुल आउट करना था वहां से, सो दे रियली हैव टू, पाकिस्तान का तो इम्पोर्टेंट रोल था उसमें। तो ये जो विजिट है, क्या आप इसका ये एंगल भी देखते हैं कि एक एंगल तो जो कि मेरी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है छोटी सी, मैं आपसे वो भी शेयर करना चाहूंगा कि आप ये कह रहे हैं कि यहाँ के ऊपर जो है बाजवा साहब की जो आमद है, वो किसी थिंक टैंक में इंटरव्यू देने नहीं आए थे अपनी नेक्स्ट जॉब के लिए, जैसे बहुत सारे जर्नल यहाँ आ जाते हैं, थिंक टैंक्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसी कोई चीज थी या नहीं थी, वो तो हमें नहीं पता चला। लेकिन ये है कि इन अ सीरियस नोट के जो इनका जो विजिट थी यहाँ पर, क्या ये इस तरह कि आपने यू सेड वेरी राइटली कि जो अमेरिकन हैं वो जानते हैं कि कहाँ पावर है पाकिस्तान में, मेन पावर। तो अभी बिलावल भुट्टो साहब आए हुए थे, नवाज शहबाज शरीफ साहब आए हुए थे और उनकी बात हुई है ऑफिशियल से। तो क्या ये एंडोर्स करने का एक रीजन थी उनकी कि भाई जो आप लोग अब सिविलियन से डील करें, वी आर गोइंग बैक फुट, और इस तरह की चीज, इस तरह की कोई चीज आप देख रहे हैं होती हुई आने वाले दिनों में? देखिए इसमें पहली बात तो ये है कि अपना हमारे यहाँ जो है कंस्पिरेसी थीरीज जो हैं वो जो वो प्रागंदा कर देती हैं एनालिसिस को, कि वो, और मतलब वो मेन स्ट्रीम हो जाती हैं, वो सिर्फ एक तबके तक महदूद नहीं रहती। वो आपका मीडिया जो है वो उसमें यही चहमगोइयाँ हो रही होती हैं, पब्लिक डिस्कोर्स में हो रही होती हैं। तो वो उससे ज़रा हटने की और अपने आप को दूर करने की ज़रूरत है ताकि समझ सकें कि हो क्या रहा है। देखें, जनरल बाजवा जो हैं वो मतलब क्या करने आए हैं, पस मंज़र को देखा जाए। पस मंज़र ये है कि अमेरिका के साथ हालात बहुत ख़राब थे, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, ऊपर से आ गए हैं सैलाब, पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान की जो जमात जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आज इलेक्शन हो जाए, ठीक है, और वो जीत जाएगी, यानी इमरान खान साहब की जमात, वो एंटी अमेरिकन है। तो और पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल क्रंच है और जो डेट की हालत है, तो वो सबको देखते हुए जनरल बाजवा जो है इट्स वेरी क्लियर ही इज हियर टू से कि भाई ये मुल्क जो है, ऐसा नहीं है कि जनरल बाजवा जो है कह रहे हैं यार मैं तो नवंबर में रिटायर होने वाला हूं, अब जो नए लोग आएंगे वो जाने और उनका काम जाने, मुझे क्या करने की जरूरत है। दैट्स नॉट हाउ ही कैन ऑपरेट, ठीक है, बिकॉज अ लॉट कैन हैपन बिटवीन नाउ एंड देन। एंड उसके बाद भी जनरल बाजवा अपने इंस्टीट्यूशन और जिस मुल्क को जो है कि वो आर्मी चीफ हैं उसके इंटरेस्ट को भूल तो नहीं जाएंगे ना। ही कैंट गो रिटायर समवेयर, वो हवाई में जाके बैठ नहीं सकते, सही बात। ठीक है? वो कहीं वेकेशन पे नहीं जा सकते लॉन्ग टर्म, उनको वहीं रहना है, उनको जो है, और उनका जो इदारा है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और चाहे वो उन मतलब उनके जो भी व्यूज हैं, जो भी उन्होंने किया है, नेशनल सिक्योरिटी के जो लेंस है उससे इस चीज को देखने की जरूरत है। नेशनल सिक्योरिटी इज एट रिस्क इन पाकिस्तान। तो वो क्या कहने आए, वो यही कहने आए कि भाई देखें, हमारे यहाँ जमहूरियत जो है वो बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करती है, हमसे भी गलतियां हुई हैं। उन्होंने क्या कहा है यहाँ आके, वो जो बात बड़ी मशहूर हुई थी, मतलब लीक हुई थी, और मतलब जो लोग वहाँ थे उन्होंने जो है वो प्रेस तक पहुंचाई कि उन्होंने कहा कि फौज सियासत से दूर रहेगी। तो वो किसको बता रहे हैं, वो मुझे और आपको तो नहीं बता रहे, सही वो बात। ना ही इमरान खान साहब को मैसेज दे रहे हैं और ना ही पीडीएम को मैसेज दे रहे हैं।
गो के वो पाकिस्तानी एम्बेसी में एक जो है ना गैदरिंग थी जहां हुआ था, लेकिन वो मैसेज किसको जा रहा है, वो डिलिबरेट क्या है, वो यही है अमेरिका को भाई हम वी डोंट वांट टू इंटरफियर, लेकिन हम जो है ना हमारी कुछ कंपल्शंस हैं, आप समझने की कोशिश करें। डेमोक्रेसी आएगी, वक्त के साथ आएगी, और डेमोक्रेसी इमरान खान साहब जैसे कैरेक्टर्स को भी प्रोड्यूस करती है। सो जो है यू हैव टू वर्क विद अस। और दूसरी बात कि हम आपकी और चीन की जो कंपटीशन है उसमें पिसना नहीं चाहते। चीन अपनी जगह पे हमारा पड़ोसी है, हमारे बड़े गहरे रवाबित हैं, हमारे जो है हम उसको छोड़ नहीं सकते। हम इधर और की सियासत में, जियोपॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते। हम आपको उनको आपका सब्स्टिट्यूट नहीं तसव्वुर करते। और यहाँ बात यहाँ नहीं रुकती, बात आगे भी बढ़ती है कि भाई हम समझते हैं कि जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है उसका ताल्लुक हमारा मगरिब की जानिब टिल्ट के साथ है, बजाय इसके कि जो है आपको अगर ये कोई है कि हम चाइना के साथ हो जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। तो पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स समझिए, और जो हमारी मतलब इम्पेरेटिव्स हैं, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसको जो है वो हम वी नॉट यहाँ पे हम सेंटिमेंट पे नहीं चला रहे। गो के आपको खबरों में मिलता होगा, खबरें भरी हुई हैं कि हाँ भाई एंटी अमेरिकनिज्म है, एब्सोल्युटली नॉट, और जो है ना जंजीरें गुलामी की तोड़ दी हैं, आप ये सब सुनते रहते हैं। लेकिन वो यकीन दहानी कराने आए हैं कि भाई आप हमारे साथ वर्क करें। और साथ ही साथ जो है आई एम प्रीटी श्योर इफ ही डिडंट डू इट देन यू नो ही शुड हैव एटलीस्ट, बट आई डोंट नो, मे बी ही डिड। लेकिन आई वुड रिमाइंड दी, अगर मैं पाकिस्तानी हूँ मतलब स्ट्रेटेजिक पोजीशन में, तो मैं तो अमेरिका को रिमाइंड कराऊंगा ना कि चीन के साथ जब आपके ताल्लुकात बेहतर हुए थे, वियतनाम वॉर खत्म हुई थी और चीन को आपने सोवियत यूनियन से स्प्लिट किया था, तो सालिसी का किरदार हम ही ने किया था ना, हेनरी किसिंजर की मुलाकात हमने कराई थी ना। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो ये चीजें आई थिंक कि ये गुफ्तगू हमें इस लेवल की जो है गुफ्तगू को, एनालिसिस को समझने की जरूरत है, बजाय इसके कि कहें कि जी वो एक्सटेंशन लेने गए थे, ये करने गए थे। अमेरिका किसको एक्सटेंशन दिला सकता है यार, ये अंदरूनी तौर पे है। हाँ, अगर आपने जो है वो जलसे में खड़े होके तो नासमझ लोगों के सामने मजीद गुमराही फैलानी है तो बोलते हैं आप बैठ के, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान में वो आर्मी चीफ बनता है जो पाकिस्तान के अंदर से उभर के आता है। पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम भी वही बनता है जो पाकिस्तान के इंटरनल डायनामिक से उभरता है। बाहर के लोग थोड़ा बहुत ही इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन जो है, जो भी सामने इलीट आती है, चाहे वो जो है PMLN है, PTI है, PPP है, कोई भी आर्मी चीफ है, कुछ भी है, वो पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है। सही बात है। तो डॉक्टर साहब, हमारे प्रोड्यूसर साहब से डांट पड़ रही है कि आप 40 मिनट से ऊपर हो गए। हम लोगों ने कुछ लिमिट कर दी है कि 40 मिनट तक हम लोग शो को कंक्लूड कर देंगे। तो बहुत शुक्रिया सर आपका, और आपके साथ गपशप रहेगी, और ये यूक्रेन इशू के ऊपर आपसे और भी डिटेल्ड बातें होती रहेंगी आने वाले दिनों में, और जो पाकिस्तान के हालात हैं इंटरनल एक्सटर्नल, उस पर भी आपसे हम गाइडेंस लेते रहेंगे। तो इसके साथ ही ख्वातीन और हजरात, आपने सुना डॉक्टर साहब ने क्या कहा, आप एनालाइज कीजिए। ये रिपोर्ट है, बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, मैंने अभी पढ़ना शुरू की है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मुझे उसे फॉरवर्ड किया। मगर ये है कि मेरी नज़र से ये इसका कुछ पार्ट गुजरा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतनी एलेबोरेट 8-9 पेजेस की रिपोर्ट है। यूएस री एंगेजमेंट विद पाकिस्तान, आइडिया फॉर रिवाइविंग द इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप। तो इसके ऊपर जरूर आप लोग इसको गूगल करें, और इसके ऊपर आप जरूर पढ़ें इस रिपोर्ट को। इसके साथ ही मुझे हमारे डॉक्टर साहब को इजाजत दीजिए, और नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम चैनल